जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा क्लासरूम में। हम कैपेसिटर में अभी तक 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और अभी ये कैपेसिटर दम तोड़ रहा है, खत्म होने वाला है। आज हम शुरू करें कैपेसिटर का लेक्चर 8। लेक्चर 7 इंपॉर्टेंट था, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे। लेक्चर 8 की स्टार्टिंग में भी पहले हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा और बेहतर समझेंगे। देखिए, डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ढंग से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत है नोट्स में है तो वो आपको अपने पास नहीं रखना है, वो डाउट्स क्लियर करना ही करना है आपको बच्चों। फिर इसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पहले डायरेक्टरी की, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई साहब एक सी इक्विवेलेंट का एक सर्किट बनता है ना, आपके पास में सी इक्विवेलेंट कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स रहती है, तो वो आपको थोड़ा देखना है, कई बार उसका सवाल पूछ लेता है आपके पास नीट में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज की। ब्रेकडाउन वोल्टेज नीट में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी हमने इसके अंदर उठाए हैं। तो हम यहाँ पे मतलब 2 मेन टॉपिक कर रहे हैं, एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कर रहे हैं और एक सी इक्विवेलेंट है कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स का, वो हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इस लेक्चर को सही ढंग से देखिएगा। कोई भी डाउट्स आए, कुछ भी डाउट्स कोई भी आ रहा है तो वो आपको अपने पास नहीं रखना है, वो आपको शेयर करना है, वो आपको पूछना है। ठीक है बच्चों, आइए अपने इस लेक्चर को शुरू करें। ये सवाल बेसिक समझाने के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब आपको डाइलेक्ट्रिक की थोड़ी बेहतर फील आएगी। सवाल में क्या है बच्चों, एक आपके पास में आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। इसका एरिया कुछ ए है, सब ये डी वी सब आपको बेसिक चीजें पता है, ठीक है। ये आइसोलेटेड कैपेसिटर कहीं से कनेक्टेड नहीं है। इनिशियली कैपेसिटर में डायरेक्टली नहीं डाला, इनिशियली बिना डायरेक्ट्रिक के था, उसके बाद में डायरेक्टली डाल दिया। तो आपको ये टर्म्स बताने हैं कि कंपेयर फॉलोइंग पैरामीटर्स बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक। आपको ये बताना है कि चार्ज इनिशियल और फाइनल में क्या फर्क है, वो ज्यादा है या कम है। सिर्फ ये बताना कौन बड़ा, कौन ज्यादा, कौन कम ज्यादा बताना है, वैल्यू नहीं बतानी है आपको। क्लियर? तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए भाई साहब, डायरेक्ट डालने से पहले और डायरेक्ट डालने के बाद में क्या क्या फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट डालने से पहले बच्चों इस पे चार्ज था वो प्लस क्यू था, और यहाँ पे जो चार्ज था आपके पास माइनस क्यू। आप इसे करके बताइए ढंग से। ये सवाल हर एक बच्चे को करना ही करना है, आप ढंग से कीजिए, आपको कंसेप्ट चमक जाएगा। करिए सवाल। हाँ भी हुआ, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि यार अगर ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर जैसे कहीं से कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो आप डायरेक्ट डालो निकालो, चार्ज नहीं बदल सकता। चार्ज क्या रहेगा आपके पास, सेम। वो चार्ज जाएगा कहां पे, चार्ज कहीं जा नहीं सकता। क्लियर? तो चार्ज तो नहीं मूव करेगा, मतलब चार्ज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल देखते हैं, इनिशियल बता सकते हैं कितना था पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल मान लो कुछ क्यू बाई सी, फाइनल कितना बन जाएगा, क्यू तो सेम का सेम है, क्यू डिवाइड बाय सी की जगह कितना बन जाएगा, नया सी बनेगा के सी। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम है। क्लियर? कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो इनिशियल कैपेसिटर्स कितना था बच्चों, ये था सी, और ये कितना है के सी, तो ये बढ़ गया कैपेसिटर्स, तो ऐसा बनेगा। पोटेंशियल जी बताइए, इनिशियल थी आपके पास में क्यू स्क्वायर बाय 2c, यहां पे कितना आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2kc। वो सेम लगा रहे हैं पर c की जगह कितना बन जाएगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा c। तो ये वाला एक्सप्रेशन, इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा है फाइनल से। EFI थोड़ा अच्छा है, EFI पे चर्चा करते हैं। तो पहले जो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्यू था कुछ, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिए, यहां पे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के हो जाएगा, बिकॉज जब चार्ज तो सेम का सेम ही है आपके पास, तो नेट EFI क्या होगा, कम हो गया, तो कुछ ऐसा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? तो अच्छा था, अगर आप कहीं पे फंसे हैं थोड़ा सोच लीजिए और आप इसको करिए, छाप लीजिए बच्चों, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है, यहाँ पे कैपेसिटर को अब क्या बैटरी से कनेक्टेड किया गया, जैसे पहले वाला सवाल था वैसा ही है, पर अब की बार क्या है कि जो प्लेट्स है वो आपके पास से बैटरी से कनेक्टेड है। आपको ये सारे रिजल्ट को अगेन कंपेयर करने के लिए बोला गया है, आप सब मुझे सोल्व करके बताइए कैसा कैसा आ रहा है।
कर दिया भाई, ठीक। आप ये बताइए पहले कैपेसिटर कुछ सी थी, डायरेक्ट डालने के बाद में कितना हो जाए के सी, तो हम बोले सर ये इनिशियल सी था फिर ये के सी बन गया, मतलब बढ़ गया, तो ऐसे कर दिया। अब आप चार्ज के बारे में बताइए यार, चार्ज के बारे में कैसे निकालेंगे चार्ज। अब की बार चार्ज आपके पास में आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इस पेड़ का चार्ज वहां पे जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या, सेम है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है। तो पहले तो ये सोल्व कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो आप सोचिए इस वाली कैपेसिटर्स में वी पोटेंशियल बनाने के लिए सीवी चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे सीवी आएगा, और यहाँ पे कितना चाहिए, के सीवी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या यूज करेंगे आप, Q इज इक्वल टू CV, इनिशियल कैपेसिटेंस थी C, बाद में बन गई KC, मतलब ये वाला हो जाता है। समझ गया, पोटेंशियल इनिशियल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। अब की बार सर हाफ CV स्क्वायर यूज करेंगे, क्यों हाफ CV स्क्वायर यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ KCV स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम बात करते हैं EFI की भाई साहब, कि कहां पे EFI ज्यादा है, कहां पे EFI कम। तो देखिए सेपरेशन तो आपके पास में D ही है, ये सेपरेशन कितना है, D ही है। अगर ये सेपरेशन आपके पास में D है, ये अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है, रिजल्ट आएगा बराबर। कैसे आएगा रिजल्ट बराबर, पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस V था, अब भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर आप EFI देंगे तो अंदर EFI नेट तो उतना ही आना चाहिए, दैट इज V/D, हमेशा V/D आना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये फाई करना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा। लोगों को लगता है नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं, बेसिक से चलता है, बेसिक से लेके चलता हूं। पहले इस पे CV था, इस पे माइनस CV था, क्लियर। तो अगर तू देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना है CV डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनिशियल, ठीक है। फाइनल वाले केस में देख, यहाँ पे कितना आया KCV, यहाँ पे KCV आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस KCV आ गया, माइनस KCV। अच्छा अब अगर तू यहाँ पे देखेगा तेरे पास EFI कितना है, अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, KCV डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, सही। और डिवाइड बाय K भी करना पड़ेगा बिकॉज़ अब क्या डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर, तो यहाँ पे KC के साथ हो जाएगा, अगेन CV बाय A एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में मैच कर रहा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें EFI में लोग गलत करते हैं। आई होप आपने सही किया होगा, आप नहीं फंसे होंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों डाइलेक्ट्रिक का सवाल है और बेसिक हम इसका सीख चुके हैं। एक बार आप सवाल पढ़िए, ये आपसे प्रीवियस ईयर पूछा गया, 2015 का है शायद ये सवाल, 2015 का सवाल है। तो आप इस सवाल को पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आप इसे प्रोसीड कीजिएगा, फिर अपने देखते हैं क्या जवाब आता है। पढ़िए सवाल। 15 का ये सवाल। सारे ऑप्शन पढ़ लिए आपने सही ढंग से, ठीक है। अब सवाल थोड़ी चर्चा करते हैं। सवाल है बोला वैसे कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद में इसमें डायरेक्ट्रिक डाला गया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, विच कैन बी जस्ट, वो डायरेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया आपने इसको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये पूछा है, ये बात ध्यान रखना भाई। कई बार लोग क्या होता है सवाल ही सही ढंग से नहीं पढ़ते, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, वो इनकरेक्ट करेक्ट नहीं पूछे, पहला उनको करेक्ट लग गया टिक कर दिया, बाकी देखेंगे भी नहीं वो। तो ये सवाल जब आपको लगे इनकरेक्ट का है तो आप उसे मार्क कर लीजिए, अगर ऑफलाइन है आपके पास में, और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो जहां पे आप कुछ कर रहे हैं सॉल्व, वहां पे ऊपर लिख लो भाई साहब इनकरेक्ट बताना है, क्लियर। आप देखिए सवाल के अंदर, अटेम्प्ट कर लीजिए सवाल को, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। हाँ भी देखिए, ठीक। सवाल में क्या बोला गया, यहाँ पे कैपेसिटर C है, इसको यहाँ पे V वोल्ट से चार्ज किया गया। ये पहले चार्ज कर लेते हैं, चार्ज कर दिया तो भाई साहब इस पे चार्ज आ गया CV, इस पे प्लस कितना चार्ज आ गया CV आ गया। अब इस कैपेसिटर को आपने बाहर निकाल लिया, तो इस पे चार्ज कुछ प्लस CV आ गया, इस पे कुछ माइनस CV आ गया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर डायरेक्टली डाल दिया, यहाँ पे आपने इसके अंदर डायरेक्टली डाल दिया। इसका डायरेक्टली क्वांटिटी कितना है आपके पास, कुछ की है यार। इस वाले प्रोसेस में मतलब फाइनल तो कैपेसिटर ऐसा है, चार्ज तो बदल नहीं सकता बिकॉज आपने बैटरी को तो हटा दिया, तो चार्ज आपके पास में कंजर्व रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट है चार्ज ऑन बैटरी इज नॉट कंजर्व्ड। एक बार देखते हैं भाई सवाल के अंदर क्या बोला गया है, कैपेसिटर ठीक है।
सबसे पहले आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, तो आइए सबसे पहले पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो आप देखेंगे भाई इनिशियल एनर्जी कितनी थी। इनिशियल ये सेटअप था, इस पे CV था, इस पे CV था, तो इनिशियल एनर्जी थी U इनिशियल Q²/2C किया, Q² डिवाइड बाय 2C, तो कितना आ गया बच्चों ये CV²/2 आ गया आपके पास। फाइनल अगर आप देखेंगे फाइनल कितनी आ रही है भाई साहब, Q² वापस किया डिवाइड बाय 2C करेगा तो 2kC करेगा, ये आ गया तेरे पास। जो डेल्टा U आ रहा है दैट इज, ये क्या पूछ रहा है, चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है ना, ये कितना आ रहा है तेरे पास, दिस इज CV²/2 कॉमन आ गया तेरे पास 1/k - 1, मतलब यार ऑप्शन तो सही है और हमें क्या बताना है, गलत बताना है, तो पहला तो नहीं है, पर पहला सही है पर हमें गलत बताना है, इस वजह से हम इसे टिक नहीं कर रहे। दूसरा देखिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये बात गलत है भाई साहब, कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब जवाब मिल गया, कहानी खत्म होगी। क्लियर, इसलिए सबसे पहले मैं ये बता रहा था, फिर मुझे लगा मैं कम से कम एक तो कर लें, आंसर से दिखाई दे रहा था वैसे इसमें, आपको कुछ नहीं करना था, आप सेकंड ऑप्शन देखते, इसलिए बोलता हूं पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो आपको सबसे चमक जाएगा भाई सब सेकंड ऑप्शन तो मतलब गलत है, तो ये तो हो ही क्या, इसके आगे कुछ होना नहीं है, बिकॉज हम नीट में है, नीट में आपके पास में सिर्फ सिंगल करेक्ट आते हैं। फिर भी चलो अपने और चर्चा कर लेते हैं। डेल्टा V बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज बाय k टाइम्स, आप चेक करिए ये सही होना चाहिए, देखते हैं एक बार। डेल्टा V कितना था, पहले डेल्टा V इनिशियल कितना था आपके पास, Q/C था। डेल्टा V फाइनल कितना था आपके पास, डेल्टा V फाइनल तो Q/kC, सही है ना ये बात, चार्ज तो सेम का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम्स कम हो गया, k टाइम्स कम हो गया, तो C ऑप्शन सही है, पर हमें गलत बताना है, इस वजह से हम C को टिक कर रहे नहीं है। डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज बाय k टाइम्स, डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर देखिए, फाइनल वाला ये इनिशियल था, फाइनल वाला ये भी k टाइम डिक्रीज हो गया, ये बात भी सही है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी, और ऑब्वियसली नीट में आया हुआ तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। किसका ब्रेकडाउन, कैसे ब्रेकडाउन, उसको अभी समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है आपके पास में, कोई भी कैपेसिटर है उस पर चार्ज स्टोर करने की लिमिट होती है। ऐसा नहीं भी आप मतलब कुछ छोटा सा कैपेसिटर उस पर कितना भी चार्ज स्टोर करते रहिए, ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं भाई हर एक चीज की एक लिमिट होती है, तो किसी कैपेसिटर पे भी चार्ज की स्टोर होने की एक लिमिट होती है। अगर आप उसे ज्यादा चार्ज वहां पे स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। कैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा, या तो उसके जो वहां पे चार्ज जो आप दे रहे हैं उसका लीकेज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, और या फिर वो कैपेसिटर ही खराब हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए तो हम थोड़ा शुरू करते हैं। हम ऐसे कंडक्टर बनाते हैं, ऐसे कंडक्टर बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, क्लियर, ऐसे कंडक्टर बनाते हैं। एक रिजल्ट होता है आपके पास कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा क्या है बच्चों, चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज डेंसिटी, पर आर क्या है आपके पास, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके लिए बात चल रही है, फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है, उसको इक्विपोटेंशियल बनाए रखने के लिए ये रिलेशन यूज होता है, क्या कि सिग्मा मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट। मतलब अगर जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास में कम होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे सिग्मा क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट आप दिमाग में रखिए, क्या जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां पे सिग्मा ज्यादा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, तो सिग्मा क्या बच्चों, ज्यादा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको अपने एक बेसिक चीज से थोड़ा शो भी किया जा सकता है, मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे मान लीजिए ऐसे एक इसकी रेडियस कुछ r1 है, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कुछ r1 है, इसको एक मेटालिक वायर से जोड़ दिया एक दूसरे से जिसकी रेडियस कुछ r2 है, क्लियर। इस पे कुछ सिग्मा 1 है, इस पे कुछ सिग्मा 2 है। अब देखिए अगर स्टडी स्टेट आपके पास में है तो आप क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल k q1 डिवाइड बाय r1 दैट शुड बी इज इक्वल टू k q2 डिवाइड बाय r2। पर हमें क्यू नहीं चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू को क्या, दैट इज k सिग्मा 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r1 इज इक्वल टू k q2 जगह सिग्मा 4 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2। k ने k को मार दिया, सिग्मा इसे निकालना है, सिग्मा 1, इसका नाम सिग्मा 1 है बच्चों, इसका नाम कुछ सिग्मा 2 है। r1 r1 r2 r2 साफ हो गया, तो यहां से आपके पास क्या है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 किसके रेशियो में जा रहा है आपके पास, जैसे r2 डिवाइड बाय r1। तो यहां से क्या प्रूव होता है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ये रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जहां पे सिग्मा ज्यादा होता है, सॉरी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पे सिग्मा ज्यादा होता है। बस जहां पे भी शार्प एंड होंगे, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे कोई बॉडी है, ऐसे कोई बॉडी है, जहां पे शार्प एंड होगा वहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है।
तो इसको मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। आप इतनी बात को छाप लीजिए बच्चों, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको कुछ क्यू चार्ज देते हैं, इस कंडक्टर को आप क्या करते हैं, कुछ क्यू चार्ज देते हैं, तो यहां पे चार्जेस ज्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ज्यादा है, सॉरी जहाँ पे ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है इसे सिग्मा ज्यादा है, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे सिग्मा कम होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, यहाँ पे हियर सिग्मा इज मैक्सिमम हियर। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है इस बात का? बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, आपको पता है कि सर ऐसी शेप बन गई, यहां पे कुछ इसको यहां पे दिखाते हैं, थोड़ा सा ऐसे छोटा बना के दिखाते हैं। ऐसे करके कुछ ऐसी शेप बन गई आपके पास, ऐसे करके कुछ ऐसी शेप बना दी आपने। यहां पे सिग्मा आपके पास मैक्सिमम है। अब देखिए, अगर मैं पूछूं भाई साहब इसके पास में जो EFI होगा, किसके पास में? इस कंडक्टर के पास में जो EFI होगा, यहाँ पे EFI कितना होगा? यहाँ पे EFI होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या बोलेंगे? जस्ट नियर, जहां पे रेडियस, जहां पे सिग्मा ज्यादा वहां पे EFI ज्यादा, मतलब पॉइंट वेयर सिग्मा इज मोर EFI विल बी मैक्सिमम, पॉइंट वेयर सिग्मा इज मैक्सिमम EFI will also maximum near to that point। क्योंकि हम जानते हैं वैसे कंडक्टर के जस्ट पास में जो आपके इसमें EFI है दैट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच के देखिए, यहां पे EFI मैक्सिमम होगा और किस तरफ होगा EFI आपके पास में? कुछ ऐसे बाहर की तरफ जा रहा होगा। अब सोचिए, अगर आप यहां पे डाइपोल को लेके आएंगे जहां से एयर, बाहर एयर है पर एयर के अंदर भी डाइपोल्स होते हैं, तो अगर डाइपोल्स होंगे तो क्या होंगे? ऐसे यहां पे माइनस चार्ज आएगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। क्लियर? अब इस वाले डाइपोल पे अगर आप देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम का इस डाइपोल का अगर FBD बनाएंगे तो इधर एक फोर्स लग रहा है दैट इज Q मल्टीप्लाई E, एक इधर लग रहा है दैट इज Q मल्टीप्लाई E। सही है ये बात? वापस सुनिए मेरी बात को। आपने कंडक्टर को चार्ज दिया, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म शेप का होगा तो उस पे सिग्मा भी आपके पास में डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट आएगा। तो आपने बोला जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पे सिग्मा सबसे ज्यादा होगा और उसके जस्ट पास में EFI भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगर EFI वहां पे सबसे ज्यादा होगा तो आप ये बोल सकते हैं सर अगर ये डाइपोल है, ये किसका डाइपोल है बच्चों? दिस इज डाइपोल ऑफ एयर। तो अब सोच के देखिए, अगर जैसे जैसे सिग्मा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? यहां पे एक पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव QE बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एज we will increase, सुनना रिएक्शन देखना, as we will increase Q on capacitor, then क्या होगा आपके पास में? then sigma maximum will increase, so EFI will increase, so tension in dipole will also increase। भाई सब चीज अपने आपस में लिंक कर। देखिए, आप Q को बढ़ाते हैं, इस कैपेसिटर पे Q बढ़ाएंगे तो हर एक पॉइंट पे सिग्मा बढ़ेगा, तो सिग्मा मैक्सिमम जिस पॉइंट पे वो ही बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ रहा है तो भाई सब आपके पास में जो EFI है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे EFI है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बढ़ा रहे हैं, सिग्मा बढ़ रहा है, तो E बढ़ रहा है, तो भाई सब इस पे लगने वाले फोर्सेस बढ़ रहे हैं, और ये फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आपके पास टेंशन बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे किसी क्रिटिकल, आप बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्मा बढ़ता रहा है, EFI बढ़ता जा रहा है, तो इसमें टेंशन ही बढ़ता जा रहा होगा, तो भाई साहब कोई तो टेंशन आएगा जिस पे डाइपोल ब्रेक हो जाएगा। तो उस पे अगर डाइपोल ब्रेक हो जाएगा भाई, तो हम क्या बोल सकते हैं? आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ सिग्मा या फिर Q, डाइपोल विल ब्रेक। मेरी बात समझ में आ रही है? आप Q को बढ़ाते रहे, सिग्मा बढ़ता रहा, तो EFI बढ़ता, तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब भाई साहब ये डाइपोल क्या हो जाएगा? आपके पास ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अगर ये डाइपोल ब्रेक हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज फ्री हो गया, पॉजिटिव चार्ज फ्री हो गया, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डाइपोल विल ब्रेक एंड चार्ज लीकेज विल स्टार्ट। सर लीकेज कैसे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई देख, तू इसको चार्ज देगा पॉजिटिव, पर यहां से नेगेटिव चार्ज आके मिल जाएगा, तो चार्ज बढ़ ही नहीं पाएगा। सोच के देख, तूने इसको 1 कूलम दिया, यहां पे डाइपोल ब्रेक हो गया, वापस -1 कूलम आ गया, +1 कूलम, -1 कूलम, नेट 0।
तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ पे चार्ज देते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके इसमें EFI बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे EFI बढ़ेगा वैसे एक पोजीशन, एक टाइम आएगा जब डाइपोल आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और डाइपोल अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद में आप एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तब भी वो चार्ज की वैल्यू बढ़ नहीं पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? बिकॉज लीकेज शुरू हो जाएगा। लीकेज कैसे शुरू हो रहा है सर? आप यहां पे चार्ज देते हैं पर ये डाइपोल को ब्रेक करके खुद चार्ज ले आता है, तो आप प्लस देते हैं, यहां से नेगेटिव ले आते हैं, नेट जीरो हो जाता है, और देते हैं वापस आ जाता है, तो चार्ज बढ़ नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब डाइपोल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा उसके बाद में चार्ज बढ़ नहीं पाएगा। तो हर एक कैपेसिटर कुछ ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, मतलब या फिर हर एक कैपेसिटर की एक औकात होती है मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने की, तो ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता नहीं है। तो हम यहां पे बात लिख लेते हैं, every capacitor have some maximum value of charge that it can store. Every capacitor have some maximum value of charge that it can store. अगर आप उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा बच्चों, आपके पास में लीकेज शुरू हो जाएगा। ये कहानी लिख लेना, अगर हम उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, लीकेज शुरू हो जाएगा। तो दैट चार्ज कोरस्पोंडिंग टू, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज की एक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पोटेंशियल की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर आप उससे ज्यादा पोटेंशियल अगर आप उस कैपेसिटर को दे देंगे तो चार्ज भी उससे ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे उसे बोलते हैं बीवी। समझ गया आप? ठीक। तो अगर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज देखें तो क्या, द मैक्सिमम वोल्टेज टिल लीकेज ऑफ चार्ज इज नॉट हैपन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वोल्टेज की जब तक ब्रेकडाउन ना हो, जैसे ही मतलब लीकेज ऑफ चार्ज शुरू ना हो। अगर उससे ज्यादा वैल्यू आप कर देंगे चार्ज का लीकेज होना शुरू हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है, आप बार बार चार्ज देते रहिए, वो चार्ज लीक होता रहेगा। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो कहानी आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, वो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तब आपको नोट्स बना पाएंगे आप उसके। छाप लीजिए बच्चों, आई होप आपको बात चमक गई होगी। थ्योरी वापस एक बार रिवाइड कर दूंगा फटाफट। आप इसको चार्ज देंगे क्यों, तो आपको समझ में आया, जहां पे सिग्मा कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो जहां पे शार्प एजेस होंगे वहां पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, तो इसमें इस वाले पॉइंट पे सिग्मा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम मतलब इसके जस्ट पास में EFI मैक्सिमम, और अगर इसके पास में EFI मैक्सिमम भाई साहब, तो इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स भी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस फोर्सेस की वजह से नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल में टेंशन आ गया, और चार्ज दे रहे हैं, टेंशन और बढ़ रहा है, और चार्ज और टेंशन, और चार्ज और टेंशन, तो भाई साहब कभी तो टूटेगा। एक टाइम आएगा जब डाइपोल ब्रेक हो जाएगा। जब डाइपोल ब्रेक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, और पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को तो पास हो जाएगा, पॉजिटिव धक्का मारेगा। तो यहां से क्या शुरू हो गया, लीकेज ऑफ चार्ज शुरू हो गया। अब इसके बाद में आप चार्ज देते रहिए, फिर भी चार्ज नहीं बढ़ेगा, बिकॉज चार्ज बार बार लीक होता रहेगा। तो आपको समझ में आया, हर एक कैपेसिटर की एक औकात होती है जिससे ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता नहीं है। उस चार्ज के कोरस्पोंडिंग जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर? मतलब उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आप देंगे तो चार्ज जो लिमिटेड वैल्यू है उससे ज्यादा आ जाएगी, फिर वो चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। क्लियर? छाप लीजिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में अभी हमने जाना था, तो उसी रिलेटेड सवाल है आपके पास में। दो कैपेसिटर दिखा रखे हैं, इसकी कैपेसिटी 10 फैराड है, इसकी 5 फैराड है, और आपको बोला गया कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 60 है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है। तो आप बताइए इस E की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं ताकि ब्रेकडाउन ना हो। तो सवाल कंसेप्चुअल है, आपको जितना ज्ञान है उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको बात थोड़ी देर बस बता दूंगा कैसे सवाल होगा, पर पहले एक बार आप थोड़ा अपना दिमाग यूज कीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या जवाब आ रहा है आपका। ढंग से करना, दिमाग यूज कीजिएगा इसलिए। किया जाए सवाल को, ठीक। इसमें क्या करना, सबसे पहले आप हर एक कैपेसिटर की पुकार सुनोगे भाई साहब, उसको कितना चार्ज चाहिए। हर एक कैपेसिटर की पुकार सुनो, उसको कितना चार्ज चाहिए। तो बच्चे इसको कितना चाहिए, 50 कूलम चाहिए मैक्सिमम। इससे मैक्सिमम इतना आ सकता है, दिस इज मैक्सिमम। इससे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 60, ये इसका मैक्सिमम है। आप बताइए, अब आप अगर 60 फ्लो करवा देंगे, 60 फ्लो करेंगे, इस पे 60 आएगा, इस पे भी 60 जाएगा। आपने हर एक कैपेसिटर की पुकार सुनी, जिसकी पुकार मिनिमम है उसे कोरस्पोंडिंग काम कर दो।
क्योंकि अगर आप इसी कॉरस्पॉन्डिंग काम कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा, और अगर 50 कूलम में कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये भी बच जाएगा और ये भी बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब आप बोल रहे हैं सर Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Q शुड बी 50 कूलम, 60 कूलम नहीं, बिकॉज अगर 60 कूलम आएगा, दोनों सीरीज में है, इस पे भी 60 आ जाएगा, इस पे 60 आ जाए तो ये जल जाएगा। अच्छा, अब आप देख लो भाई साहब, सी इक्विवेलेंट कितना है आपके पास? सी इक्विवेलेंट है आपके पास में 50 डिवाइड बाय 15, सही। तो कितना आया आपके पास? 10/3। अब क्या बोलेंगे सर? 10/3 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू मैक्सिमम ये हो सकती है, तो बच्चों ई की वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास? 15। क्लियर है? सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने एक और सवाल करते हैं। बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज का सेकंड सवाल है। इससे पहले जो हमने देखा, हमने उसमें ये सुना कि भाई आप हर एक कैपेसिटर की पुकार सुनिए। पुकार मतलब हर एक कैपेसिटर क्या मांगता है, मैक्सिमम कितना था जो उस पर हो सकता है। फिर आप देख लीजिए जिसकी से पुकार सबसे कम होगी उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो उतना आप खुद भी सोच सकते थे। अब इस सवाल को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आप थोड़ा दिमाग अपना यूज करिए और मुझे बताइए व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ एनी कैपेसिटर, करके बताइए। अभी हुआ? अब क्या बोलेंगे सर? देखिए हर एक कैपेसिटर पुकार सुनते हैं, इस पे कितना आ सकता है? 50 आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। इस पे कितना आ सकता है? 80 आ सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? ये और सही है, ये नहीं आएगा। क्लियर? तो ऊपर वाली ब्रांच में आपने दिखा दिया, ऊपर वाली ब्रांच में मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, इस पे 50 और इस पे 50, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें ये मैक्सिमम कितना मांग रहा है? 18 मांग रहा है। अच्छा, और ये मैक्सिमम कितना मांग रहा है बच्चों? 15 मांग रहा है। क्लियर? तो इन दोनों में से किसकी पुकार सुनेंगे? इसकी नहीं सुनेंगे, इसकी बात मान लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कुछ, 15, और यहाँ पे भी 15। अब आप देखिए यार, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहा है? यहां से अगर आप देख रहे हैं तो VAB कितना आ रहा है आपके पास? Q है C, और कैपेसिटेंस कितना बनेगा इसका? C इक्विवेलेंट 5, दिस इज 4 ना, दिस इज 4। तो ये बोल रहा है कि मेरे अक्रॉस मैक्सिमम 25/2 वोल्ट लगा दो। ये सेटअप ऊपर वाला बोल रहा है कि मेरे अक्रॉस मैक्सिमम कितना लगा दो? 25/2। इससे पूछा तो ये बोल रहा है भाई साहब VAB 15 डिवाइड बाय C कितना है इसका? C है आपके पास 18 और 2 फैराड। तो कितना आ गया बच्चों ये आपके पास? दिस विल बी 7.5 वोल्ट। तो यार आप सोचिए, अगर आप लगा देंगे 25/2 वोल्ट, इसकी बात मान लेंगे तो ये वाला जल जाएगा। तो आप मैक्सिमम क्या लगा सकते हैं? मैक्सिमम 7.5 लगा सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऊपर वाले की बात मान लेंगे तो ऊपर वाले बोल रहे हम तो बियर कर देंगे 25/2, पर ये बियर नहीं कर पाएगा, इनमें से कुछ जल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? जो EAB की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी 7.5। सिंपल था सवाल, कर पाएंगे आप इसको? ठीक, कुछ नहीं करना आपको, हर एक कैपेसिटी की पुकार सुननी है, जिसकी पुकार मिनिमम है उसको मान लेना है। चार्ज में देख लिया, फिर इस वाले की पुकार सुनी, वोल्टेज में टोटल कितनी है? बोला इतनी 12.5, इसकी सुनी तो इसने बोला 7.5, जिसकी मिनिमम थी उसकी मान लिया, काम बन गया हमारा। ठीक है बच्चों, हो गया सवाल? इजी था, ठीक है बच्चों। ब्रेकडाउन वोल्टेज का प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, 2009 में पूछा गया था। सवाल में क्या, एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले आप सवाल पढ़िए एक बार। सवाल बिल्कुल ही सिंपल था। सवाल पूरा क्या भाई साहब, 3 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस C है, ओके। और जो हर एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है, मतलब V वोल्ट ज्यादा आएगा तो वो टूट जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी सा सवाल पूछा था उसने, तो आप इसे करके बताइए फटाफट, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, 3 कैपेसिटर तीनों बना दिए, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। हर एक की कैपेसिटर C, इसका नाम भाई साहब A, इसका नाम B। हमें सबसे CAB निकालना है। CAB कितना होगा बच्चों? 3C होगा क्या? 3C होगा क्या? नहीं होगा। हम गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है भाई साहब ये रेजिस्टेंस की तरह जुड़ेगा, नहीं। ये कैपेसिटर है, सीरीज में कैसे जुड़ता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3C3। तो बताइए CAB कितना आएगा आपके पास? तो आप क्या देखेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहां से जो C इक्विवेलेंट आया बच्चों वो आया C/3।
आप सीधा भी कर सकते थे भाई साहब, अगर आइडेंटिकल होते हैं आपके पास तो आइडेंटिकल 2 जुड़े हुए हैं सीरीज में तो c/2, 3 जुड़े हुए हैं c/3, 4 जुड़े हुए हैं तो c/4। ये तो आप बेसिक से देखिए तो ये रिजल्ट आता है। तो c/3 मतलब या तो बी ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा। पर अभी बात करनी है ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर। ऐसे बनाया आपने, अच्छा इस पे चार सी इसी कैपेसिटर है, सॉरी ये तीनों कैपेसिटर सी। अच्छा ये कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है इस कैपेसिटर का? V, इसका भी V, इसका भी V, मतलब इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? Cv। इस पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? Cv। इस पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? Cv। अब हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू जो सबसे कम चार्ज मांग रहा है उसकी पूछो भाई कौन है तू, सब एक जैसा चार्ज मांग रहे हैं, सब एक जैसा चार्ज मांग रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई साहब इसकी ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो सकता है, ये भी V हो सकता है और ये भी V हो सकता है। तो भाई साहब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना हो सकता है आपके पास? 3V। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का आपके पास में सीरीज का सवाल था। पैरेलल का सवाल हमने एक देखा था, लास्ट वाला जो सवाल हमने देखा। तो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज को सही ढंग से फील कर लीजिए, अगर आप फील कर लेंगे तो आप इसमें नहीं फंसेंगे। आप छापिए बच्चों, फिर अपने आगे चलते हैं। सवाल है आपके पास और ये भी पहले पूछा गया सवाल है, ये 2006 में पूछा गया था आपसे। सिंपल सा सवाल है, आप खटाखट इसको कर पाएंगे। सवाल पढ़ दीजिए फिर अपने इसको थोड़ी चर्चा करते हैं सवाल के बारे में। सोल्व भी कर दीजिए, सिंपल सा है तो आप फटाफट कर पाएंगे। तो करके बताइए। हाँ भी हुआ। सवाल में क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज किया गया। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया ऐसे, ठीक है। और इसे कितने वोल्ट से चार्ज किया गया? आपने V वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया, ठीक। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, अच्छा V से चार्ज किया बच्चों, तो कितना आ गया होगा? इस पे चार्ज आ गया होगा +CV और इस पे आ गया होगा -CV, ठीक। अब इसने क्या बोला, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम चार्जिंग बैटरी हटा दिया, आइसोलेट कर दिया कैपेसिटर को। द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, मतलब आप इनको दूर दूर कर रहे हैं। तो दूर दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खींचना पड़ेगा। और आपने इसको बोला इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग हैंडल क्यों टर्म यूज किया? बिकॉज अगर ये इंसुलेटिंग नहीं होता आपके पास में तो हो सकता है चार्ज आपके थ्रू अर्थ में चला जाए। जैसे मान लो मैं पड़े खींच रहा हूं और डायरेक्टली मतलब मैं कुछ नहीं लगाऊं हाथ में, सीधा खींच दूंगा तो क्या होगा, मेरा हाथ मतलब करंट चार्ज जो है वो यहां से मेरी अर्थ के चला जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इंसुलेटिंग वर्ड यूज किया। तो कुल मिला के सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, ये जो आपका डिस्टेंस है डी को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C, ठीक है जी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? A/0/d। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ये कैपेसिटेंस है तो आप किसको इंक्रीज करें? इसको क्या लिखा जा सकता है? Q/A/0/d। अभी बच्चों आप D को क्या कर रहे हैं? D को आप बढ़ा रहे हैं। अगर D को बढ़ाएंगे तो ये टर्म तो नहीं बदलेगी, बिकॉज ये चार्ज मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो ये चार्ज कहीं मूव कर सकता नहीं है। तो ये जो Q वाली टर्म है वो तो नहीं बदलेगी, वो सेम की सेम है। एरिया नहीं बदलेगा, मीडियम नहीं बदलेगा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप मीडियम बदलेंगे तभी ये एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और ये D क्या हो जाएगा आपके पास में? बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो डेल्टा V भी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इसको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो बीच का मीडियम बदलना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली डालना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए नीट में जो सवाल आपको दिखते हैं वो मोस्टली सवाल सिंपल दिखाई देते हैं। तो अगर आप अपना जो मॉड्यूल है उसको आप सही ढंग से लगा लें, नोट से आप नोट सही ढंग से पढ़ दीजिए ना। नोट्स के जो सवाल है अगर उतने आपको सही ढंग से क्लियर हो गए ना बच्चों, तो आप सवाल में नहीं फंसेंगे, गारंटी दे सकते हैं इस बात की। आप नोट्स के सवाल अगर सही ढंग से, नोट्स का लेवल नीट से ऊपर रखा गया, क्लियर? ताकि वो ऊपर रखने का रीजन ये कि अगर आपको बिल्कुल नीट लेवल का ही पढ़ाया जाए तो क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी, जैसे मान लो 100% हम तैयारी करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कुछ कम ही आती है ना, तो हम क्या करते हैं लेवल थोड़ा नीट से ऊपर रखते हैं ताकि बच्चे की कुछ एफिशिएंसी थोड़ी कम भी होगी तब भी वो नीट का लेवल अचीव कर सके। क्लियर है? तो मैं आपको बीच बीच में सवाल दिखाता जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि नीट कितने हलवे सवाल पूछ रहा है इस टॉपिक के ऊपर। क्लियर है बच्चों? आप छाप लीजिए, कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे बताएंगे, आप पूछेंगे ना। छापिए इसको। ये सवाल है आपके पास, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये आपसे पूछा गया था, दिस वाज इन ईयर 2003 का पूछा हुआ सवाल है।
एक बार आप सवाल पढ़िए, इस तरीके के सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। भाई सवाल ये है आपके पास कि 3 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है, 4 फेराड है, और आपको इन 3 कैपेसिटर से मिला के 6 फेराड बनाना है। तो बताइए उसको कैसे लगाएं ताकि भाई साहब मतलब आपके पास में 3 कैपेसिटर हैं 4 फेराड के, उन तीनों को कैसे कंबाइन करें ताकि जो सी इक्विवेलेंट बन जाए वो कितना बन जाए, 6 फेराड बन जाए। वैसे हिट एंड ट्रायल का सवाल है, आपको सोचना है और करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको सोचना है बस। आप पता होना सीरीज में क्या वैल्यू निकलती है, पैरेलल में क्या निकलती है, आप सोच के बताइए। और अगर आपको दिक्कत आए तो फिर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, भाई इसमें लगाएंगे तो आ रहा है क्या, इसमें लगा रहा है तो आ रहा है क्या। तो कनेक्टिविटी मींस सीरीज है, दिस इज पैरेलल, सीरीज एंड वन इज पैरेलल, दिस साइन इज फॉर पैरेलल। बच्चों करके बताइए क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ भी हुआ, ठीक। तो इसमें आप क्या सोचे, देखिए या तो डायरेक्ट थॉट कर लो। वैसे 3 कैपेसिटर हैं आपके पास, एक 5 और तीनों की जो कैपेसिटर दैट इज 4 फेराड, 4 माइक्रोफेराड, दिस इज अगेन 4 माइक्रोफेराड। क्लियर। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करने जाएंगे तो आप सोच के देखिए, अगर आपने तीनों को ही सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तीनों को ही सीरीज में ज्वाइन कर दिया, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सही है ये बात। अगर आप तीनों को सीरीज में ज्वाइन करते हैं, पहला पूछा गया कनेक्टिंग ऑल देम इन सीरीज, तो अगर आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज 4/3। बात नहीं बनी। कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन आर पैरेलल, सबका पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो यहां से जो सी इक्विवेलेंट मिल के आएगा दैट विल भी कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। ये भी बात नहीं बनी। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज, आओ 2 को सीरीज में लगाते हैं, एंड 1 इन पैरेलल, 1 इनके पैरेलल में लगा देते हैं। अब देखते हैं भाई साहब सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो ये 4, ये 4, 4 और 4 कितना बन गया बच्चों, 2 बन गया। यहाँ पे कितना 4 और ये 4 और 2 नेट कितना बन गया, 6 बन गया। मतलब बात बन गई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप चाहे तो डी चेक करिए, डी मैच नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमें इन सब सवालों में क्या करना होता है, हमें खुद का दिमाग लगाना है, हमें देखना है भाई साहब कि किससे बन सकता है। जैसे अभी तो ऑप्शंस थे तो आप कर पाए, पर मान लीजिए एग्जाम में तो मिल जाएगा ऑप्शन, फिर भी मतलब आपको क्रिएटिविटी के लिए ऐसे कई सवाल आपको दिखाई देंगे मॉड्यूल के अंदर। तो जब भी आप ऐसे सवाल करें तो खुद सोचिए, आप अपना डायग्राम बना बना के देखिए, थोड़ा सा थॉट दीजिए, तो आपको आइडिया लग जाए क्या करना है क्या नहीं करना। तो आईक्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, आई होप आप इसको कर पाए होंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों कई बार आपके पास में ऐसा सवाल रहेगा, आपको ऐसा सेटअप दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट CAB, फाइंड आउट CAB मतलब A और B पॉइंट के बीच में C कितना, ये निकालना है। पर ये अजीब लग रहा है सर, ये कैपेसिटी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अजीब है दोस्तों, इसीलिए हमने इसको अलग से लिया है। देखिए है बहुत सिंपल, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए है क्या आपके पास में, 3 कैपेसिटर है, इन 2 प्लेट से मिलकर एक कैपेसिटर बनेगा, ये एक कैपेसिटर है, इन 2 प्लेट से मिलकर एक कैपेसिटर बनेगा, ये एक कैपेसिटर है, इन 2 से मिलकर एक बनेगा, ये अपने आप में एक कैपेसिटर है। मेरी बात समझ में आ रही है। और आपको सवाल में गिवन है कि एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है आपके पास, A है। हर एक प्लेट का एरिया कितना है बच्चों, आपके पास A है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। इस वाले आपको निकालना A और B के बीच में, तो आप यहां पे एक पॉइंट बना लीजिए A और ये वाला पॉइंट बना लीजिए B। आप याद कीजिए करंट में जब हमें देख के समझ में नहीं आता क्या है तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते थे, वही हम यहां पे कर रहे हैं। अब देखिए अगर इस वाले का नाम A तो इस वाली प्लेट का नाम भी A, यहां पे A बोल सकते हैं। इसका भी नाम क्या, A, बहुत बढ़िया। बच्चों इसका नाम B तो इसका भी नाम कितना B और इसका भी नाम कितना B। कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है। एक तो ये रहा, किसके बीच में भाई साहब, ये वाला कैपेसिटर हो गया ना, इन 2 प्लेट्स को ज्वाइन करता हुआ। ऐसा नहीं है सर्कुलर कुछ है, मैंने वैसे ही बनाया। ये एक कैपेसिटर कवर हो गया आपके पास, कौन सी प्लेट के बीच में, A और B के बीच में एक बना दिया। कैपेसिटर्स कैसे लिखें, देखिए आपको A गिवन है, D गिवन है, मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप क्या मान लेंगे, एयर मान लेंगे। तो एक तो कैपेसिटर C हो गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्लियर। दूसरा कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो ये किसके बीच में, ये भी A और B के बीच में, तो आप इसको A और B के बीच में बना दो। यहाँ पे ये लो बना दिया हमने। कितना आपके पास, दिस इज अगेन A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब अगर आप इस वाले की बात करेंगे भाई साहब, तो ये दूसरा कैपेसिटर खत्म हो गया। अब ये किसके बीच में, ये भी A और B के बीच में। आ जाओ इसको भी बना देते हैं, ये भी बना दिया हमने। ये भी C है आपके पास, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब आपको यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये तीनों कैपेसिटर किसके अंदर आपके पास पैरेलल में है, तो CAB कितना आ जाएगा, CAB आ जाएगा 3C। और C का मतलब यहां पे क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D।
क्लियर है? ऐसे सवाल आपको अच्छी जगह पे, मतलब आपको एग्जाम में भी दिखाई दे सकते हैं ऐसे सवाल, पर ये है अपने आप में हलवा, कुछ नहीं करना आपको। जो जो पॉइंट्स है प्लेट्स के नाम आप लिख लो, फिर आप देख लो कौन सा कैपेसिटर किसके बीच में है। पर यहाँ पे डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कहीं पे डिस्टेंस 2D होगी, अगर कहीं पे डिस्टेंस 2D होगी तो वहां पे कैपेसिटर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। तो आप डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे और बाकी तो कुछ नहीं करना, आप पॉइंट्स मेंशन कीजिए और उनके बीच में कैपेसिटर्स निकाल दीजिए। सिंपल था। आप छापिए, फिर अपने एक सवाल करते हैं ताकि आप इसमें थोड़ा और सीख पाए। जैसे आपने अभी सवाल किया था उसी की प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है। आप इस सवाल में देख लीजिए और आपको बताना है CAB कितना है। हर एक प्लेट का एरिया गिवन है आपको, ए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आपके सामने मेंशन है। करके बताइए बच्चों इसको। हाँ भी हुआ, ठीक। आप क्या बोलेंगे? अगर आपने नहीं किया ना बच्चों तो आप एक बार स्क्रीन पॉज कर दीजिए, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं इसको। ये वाली प्लेट B, तो ये भी B हो जाएगी और इसका भी नाम कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। ये A, तो ये भी नाम A, पर इसका तो कोई नाम ही नहीं है, तो कोई नाम नहीं था। आप X नाम दे दो, कुछ भी X नाम दे दिया, तो ये भी X हो गया और ये वाला भी X हो गया। आप यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दीजिए, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट कुछ B और यहाँ पे कोई पॉइंट X। और 4 पॉइंट होते तो कहां करते हैं बच्चों? 2 पॉइंट्स यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखिए यार, ये पहला जो कितने कैपेसिटर है? 1 2 3 4, टोटल 4 कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर किसके बीच में? B और X के बीच में बना दिया। देखिए B और X के बीच में है ना, आप यहां पे बना दीजिए और ये बोल दिए ये वाला कैपेसिटर खत्म हो गया। सेकंड वाला देखिए किसके बीच में बच्चों? X और B के बीच में है। X और B के बीच में ये भी बना दीजिए, वापिस बना दिया X और B के बीच में, ये भी खत्म हो गया। और दोनों ही कैपेसिटर C मान लो, C और C। यहां पे जो हमने C माना है वो C किसको माना है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D को हमने माना है C। सही है, ठीक। थर्ड वाला कैपेसिटर देखते हैं भाई साहब किसके बीच में? B और A के बीच में, B और A के बीच में, ये भी बना दिया, ये B और A के बीच में। पर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D मतलब ये C नहीं है, दिस विल बी C by 2, दिस विल बी C by 2। इसलिए बोलता है डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस सही ढंग से देखना। A एप्सिलॉन नॉट बाय D को आपने C माना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D को आपने C माना है, ये क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, तो मतलब क्या हो गया बच्चों? ये C by 2। अच्छा, ये लास्ट वाला किसके बीच में? A और X के बीच में। आइए यहाँ पे A और X के बीच में बना देते हैं इसको। अच्छा, और ये इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी होगी? C। अब तो सवाल खत्म हो गया। सवाल तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है ना आपको कि ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर ये इसके सीरीज में और फिर ये पैरेलल में है। तो बताइए CAB कितना आएगा यहां से निकाल के? तो मैंने क्या बोला, ये दोनों तो मिलके बन गए 2C। बच्चों ये कितना बन गया? 2C। सही, 2C और C, 2C by 3, 2C by 3 प्लस C by 2 आपका आंसर होगा। सोल्व करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया ये 4 और यहाँ पे 3, कितना आ गया टोटल? 7C by 6। क्लियर है? सिंपल था। तो ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो आप मानिए अभी किस्मत अच्छी है, क्योंकि ये सवाल निहायती आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है, पॉइंट्स मेंशन करने हैं और आपको सर्किट ड्रॉ करना है, आप इजीली सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके का सवाल है जैसा हम पहले कर रहे थे। तो आप इस सवाल पर, ये सवाल होमवर्क के अंदर है, ये हम कब क्लास में नहीं करेंगे, आपको सिखा दिया गया, अब आप इसको कर सकते हैं। आप ये सोल्व कीजिए और जो आपका CAB आंसर आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये सही आना चाहिए, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज की। ठीक है बच्चों, इसको छाप लीजिए। कई बार बच्चों ऐसे रेयरली सवाल देखने, मतलब रेयरली ऐसा सवाल देखने को मिलता है, थोड़ा मिसलेनियस टाइप है। इससे पहले जो हमने देखा था वो भी वहां पे भी कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हुआ करता था पहले भी, पर उन दोनों पे एक पे प्लस क्यू था तो एक पे माइनस क्यू था। पर अब की बार ऐसा नहीं है, एक प्लेट पे कितना है? प्लस 60 कूलम, दूसरे पे कितना है? प्लस 30 कूलम। आप देख लीजिए, और इसकी कैपेसिटेंस 5 फैराड है। आपसे बोला गया स्विच को बंद करेंगे तो बताइए फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट। सवाल क्या है? फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, स्विच। तो अच्छा सवाल है बच्चों, थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज लोगों ने ये नहीं देखा हुआ होता। मोस्टली जनता सिर्फ ज्यादा देखती है तो इनिशियली चार्ज रहता है, पर एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एक अटेम्प्ट आप खुद लेके देखिए, आपका दिमाग क्या बोलता है, आप क्या करते हैं, फिर मैं आपको इसे करके दिखाऊंगा। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आप अच्छा सोच सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये सवाल भी कर पाएंगे।
हाँ भी हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा चार्ज है आपके पास, तो इनिशियल तो ये बैटरी जो आप स्विच है वो ऑन नहीं है, तो ये सिर्फ ऐसा ही सवाल बना कि सिर्फ दो प्लेट्स है, आप दो प्लेट बना दीजिए। एक प्लेट ये रही बच्चों और दूसरी प्लेट ऐसे कुछ यहाँ पे है। अच्छा, इस पे कितना चार्ज है? 60 कूलम चार्ज है। इस पे कितना है? 30 कूलम चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आओ चार्ज थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 45 कूलम, और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 45 कूलम। क्लियर? और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपके पास? दिस विल बी 45, दिस इज 15 कूलम, और यहाँ पे आएगा -15 कूलम। यहाँ पे ऐसे ये कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया। अब मेरी बात सुनिए, इस वाले चार्ज को कोई नहीं हिला सकता, इस वाले चार्ज को आप मूव नहीं करवा सकते। क्यों मूव नहीं करवा सकते इस वाले चार्ज को? देखिए, अगर आपको धर्म फॉलो करवाना ही करवाना है, क्योंकि जब कैपेसिटर में भी चार्ज आएगा फाइनली, तो वो भी चार्ज जाके रुक जाएगा, तो उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ फॉलो करने हैं। तो आप जब चार्ज फ्लो करवाएंगे तो इस पे कुछ प्लस आएगा, इस पे कुछ माइनस क्यों आएगा? मेरी बात समझ में? ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप जब चार्ज फ्लो करेंगे तो इस पे प्लस क्यों आएगा, इस पे माइनस क्यों आएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई साहब आउटर मोस्ट पे तो सिग्मा बाय 2 रहना चाहिए ना। अगर मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस है, आप सोच के देखिए, यहाँ पे कुछ बचता 15 कूलम और यहाँ पे हो जाता बचा हुआ दैट इज 75 कूलम, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसके मीट में ये 5 जीरो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब? मीट में ये 5 जीरो होने के लिए जितना चार्ज पहले आ गया आउटर मोस्ट सरफेस पे वो नहीं बदल सकता, वो उतना का उतना ही रहेगा। तो आपको अगर आप अप्रोच देखना चाहें तो आप इस वाले चार्ज को भूल जाओ, ये चार्ज फिक्स हो गया। इसमें ये अनमूवेबल चार्ज है, ये वाला चार्ज मूव करेगा नहीं, ये चार्ज फिक्स हो गया। आपके लिए सिर्फ कैपेसिटर ऐसा है, आपको सिर्फ ऐसा कैपेसिटर दिखाई देना चाहिए, सर ये दो प्लेट्स है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इसमें प्लस 15 था इनिशियली, -50, मतलब इनिशियली ये चार्ज था। अब आप बताइए क्या होगा? तो ये कैपेसिटर्स कितने? 5 फैराड का है। तो मैंने बोला भाई साहब अगर 5 फैराड का कैपेसिटर आपके पास, तो फाइनली इस पे कितना बनेगा? +10 बनेगा, इस पे -10 बनेगा। क्लियर है? तो आपके पास जो फाइनल चार्जेस होंगे वो ऐसा बनेगा। देखिए, इस वाले फेस पे आएगा +10, इस वाले फेस पे आएगा -10। आपको इन वाले चार्जेस को फिक्स रखना है। तो कुल मिला के तो यहां पे कितना आएगा? 45, यहां पे भी आएगा 45। तो इस वाली प्लेट पे जो क्यू नेट है वो कितना हो गया बच्चों? दिस इज 55, और यहां पे जो क्यू नेट है वो कितना है आपके पास? 35। नेट देखिए अगेन 90 ही है आपके पास जितना पहले था। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, आपको जो आउटर मोस्ट फेसिस पे आगे वो चार्ज नहीं हिलाना, दैट इज बाउंड, वो मूव नहीं करेगा। सिर्फ कौन सा मूव करेगा? अंदर वाला। तो आपको जब कैपेसिटर देखना हो सिर्फ अंदर वाले प्लेट्स के चार्ज देख लेना। आपको क्या लग रहा है? सर एक कैपेसिटर है, एक पे +15 है, दूसरे पे -15। स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा भाई साहब? इसको पोटेंशियल डिफरेंस तो इसी चार्ज को मेंटेन करना है, बिकॉज अंदर जो EFI है वो इन्हीं दोनों की वजह से है। इसकी वजह से और इसकी वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको अंदर वाले चार्ज को ही कैपेसिटर की चार्ज की तरह ट्रीट करना है और उससे आगे प्रोसीड करना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे भाई साहब कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स में कितना था, तो क्या लिखिए? Q/C लिखिए ना। Q क्या लूंगा? 15 लूंगा। Q अगर आपको से पूछा जाए भाई साहब इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आप लिखिए Q/C। तो Q कौन सा लेंगे? अंदर वाले चार्ज का। तो वो कितना आएगा आपके पास? 3 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आप इसको करिए, छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सवाल आपके सामने है। इससे पहले हम ऐसा कर चुके थे पर उसमें एक कैपेसिटर था खाली। अब की बार इसको मैशअप करके थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाया सवाल को। तो इनिशियली इन दोनों, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, दिस इज अनचार्ज्ड, और इसकी इस कैपेसिटर के एक प्लेट पे 20 कूलम है, सिर्फ 20 कूलम, और दूसरे पे 30 कूलम है। दिस इज 20 कूलम एंड दिस इज 30 कूलम, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब आप स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा? कुछ चार्ज फ्लो करेगा जो भी है। सबसे पहले तो ये पूछा गया जब स्विच ओपन है तो इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है। सेकंड वाले केस में अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये आपको निकाल के बताना है। हर एक प्लेट पे करके बताइए बच्चों क्या आ रहा है आपका। किया जाए, ठीक है। देखिए जब स्विच ओपन था सबसे पहले इस प्लेट की बात करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर इधर ले आए बना के उसको, तो इस पे था 20 कूलम, इस पे था 30 कूलम, तो ये टोटल 50 होगा। तो यहाँ पे आएगा 25 कूलम और यहाँ पे आएगा 25 कूलम, यहाँ पे आएगा -5 कूलम और यहाँ पे आएगा +5 कूलम। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो उसमें लिखना है Q/C, और Q कौन सा लेना है? अंदर वाला लेना है। बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना आपके पास में, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो सिर्फ +5 और -5 कूलम चार्ज की वजह से आ रहा है, बाहर वाले चार्ज की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप Q की वैल्यू देखें तो Q की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 1/2 वोल्ट। कितना आ रहा है बच्चों 1/2 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया कितना है, दैट इज ½ वोल्ट। ठीक है, और क्या पूछा गया, चार्ज ऑन ईच प्लेट आफ्टर स्विच को बंद करने के बाद में हर एक प्लेट पे कितना था। ये पहला पार्ट हो गया। अब हम स्विच को बंद कर लेते हैं। अब सबसे देख लीजिए तो ये कितना बचा, ये बाहर के चार्जेस आगे, बाहर वाले प्लेट्स पे कितने कितने 25 उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे -5 कूलम था, यहाँ पे 5 कूलम था। क्लियर है? ठीक। अब मान लीजिए आप यहाँ से Q चार्ज फ्लो करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जाएगा Q, और इसके जो इस वाले फेस पे जो चार्ज बचेगा दैट विल बी Q-5। मैं आपको पहले बता चुका हूं सिर्फ इनर फेस वाले चार्ज कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने सिर्फ 5 को पकड़ा, 25 बाद की बात है, उसको हम लिख देंगे पर वो मूव नहीं करेगा, दैट इज बाउंड, ये फ्री था। अब आप चल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। तो अब ये वाली टर्म आ गई दोस्तों, इसको क्या मानना है, इसको पॉजिटिव मानना है। कभी वेरिएबल टर्म आएगी इसको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो मेरे लिए ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। अब चल के देखता हूं मैं, तो मैंने लिखा VA, इस वाले पॉइंट का नाम VA लिखा। आगे गया तो कितना है -Q/5, बहुत बढ़िया, यहां पे पहुंच गया। अच्छा, इससे आगे चलता तो कितना है -Q-5/10। आपने इस वाले प्लेट को पॉजिटिव माना और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव माना। अगर आप इसको नेगेटिव मानते तो बहुत सारी दिक्कत होती। पहली बात तो हमें पॉजिटिव लिखना पड़ता, फिर दूसरी बात इस ये वाला चार्ज नहीं कंसीडर करना था, फिर ये दूसरा चार्ज कंसीडर करना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इस पे तो कुछ हो रहा है, इसको छोड़ो, इस पे तो ये नहीं आएगा, कुछ हो रहा है, इस पे Q-5 होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे तो -Q, ठीक है, ये ऐसा होगा, यहाँ पे आएगा 5 - Q इस वाली प्लेट पे, उतना नहीं आएगा। डन। इज इक्वल टू +20 इज इक्वल टू VA। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक लग रहा है? VA से VA बच्चों यहाँ पे साफ हो गया। आप इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू Q/5 प्लस Q-5/10। एलसीएम ले लिया 10, तो यहाँ पे बन गया 2Q प्लस Q-5। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई 3Q-5 इज इक्वल टू 200। तो Q की वैल्यू आ गई 195/3। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 10 एलसीएम दिया, 2Q, 3Q और 200, तो 195/3। अब आप कर सकते हैं, पूरे प्रोसीड कर लीजिए, हर एक प्लेट पे चार्ज मिल गया, आप लिख सकते हैं। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 195/3, इस पे कितना आएगा 195/3 - 3 हो जाएगा आपका। कर पाएंगे इसको? ठीक है। तो कभी भी कैपेसिटर में घबराना नहीं है, आपके पास जो बेसिक्स है आप उन पे विश्वास रखिएगा और आगे बढ़िएगा, सवाल हो जाएगा। कोई भी सवाल पे थ्योरी सारी हम कवर कर चुके हैं, सवाल कभी भी आएगा कुछ नया दिखे तो थॉट प्रोसेस डालिए, आप सोचिए, अपने दिमाग को चलाइए और आपको जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपने चैप्टर सही ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए इसको।